सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम ले रहे हैं हिंदी व्याकरण का तीसरा टॉपिक पद परिचय। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है रस कर चुके हैं और साथ ही वाक्य के भेद ये भी कर चुके हैं। तो अगला हम जो है ये तीसरा टॉपिक ले रहे हैं इसका पद परिचय। बच्चों ये पद परिचय का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, लेकिन हम इसको जो है करेंगे थोड़े थोड़े टुकड़ों में ताकि इसको आप आसानी से समझ सकें। ज़्यादा एक ही बार में समझाने पर जो है आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि पद जो हैं कहते किसे हैं। तो बच्चों आपने बचपन से एक परिभाषा पढ़ी है, वो परिभाषा क्या है कि शब्द जो हैं यानी कि वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। आपने बचपन से ये चीज़ें जो हैं पढ़ रखी हैं कि वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। और पद क्या होते हैं कि जब यही वाले जो शब्द हैं जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। यानी कि जब शब्द जो है वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। अब जैसे आप ये देखो, वह फुटबॉल से खेलता है। अब इसको अगर हम वह को अलग कर दें, फुटबॉल को अलग कर दें, खेलता है ये शब्द अलग कर दें, तो ये अलग अलग बिखरे हुए जो शब्द हैं ये क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे। और इन्हीं शब्दों को एक वाक्यों में डाल दिया हमने तो ये जो है पूरा का पूरा वाक्य जो है इसके अंदर जो लिखे गए शब्द हैं, जो डाले गए शब्द हैं वो पद कहलाते हैं। इन्हीं पदों का जो है परिचय पद परिचय कहलाता है। बच्चों हमेशा हम लोग जो है अपना परिचय देते हैं कि जैसे अपने बारे में ही हम लोग कहते हैं कि मेरा नाम शिवानी है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। इस तरह से जब हम अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में जब बताना होता है वो परिचय देना होता है, अपना स्वयं का परिचय देना। उसी प्रकार हम जो है अपना जब परिचय देते हैं वैसे ही वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं इनका भी परिचय होता है। तो इनको अलग अलग जो है शब्दों का जो है परिभाषित करना, इन शब्दों को जो है अलग अलग इनके विषय में बताना कि ये क्या शब्द हैं, ये संज्ञा हैं, ये सर्वनाम हैं, विशेषण हैं या ये क्रिया हैं, क्या हैं, ये सारे शब्द के विषय में जो है जानकारी देना जो है क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय में बताना क्या होता है बच्चों कि पद परिचय में जो है पद के लिंग, वचन, कारक और उसके अन्य पदों के विषय में बताना होता है। पद परिचय में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पद का लिंग यानी कि जैसे ये जो है वह फुटबॉल से खेलता है, अब इसके विषय में जो है बताना है कि इसका जैसे वह है तो वह शब्द का खाली केवल एक वह शब्द के विषय में आपने बताना है तो इसके आप इसके विषय में जो है क्या बताएंगे, ये क्या है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है, क्या है, और उसके बाद उसका भेद बताएंगे। फिर उसके बाद इस पद का लिंग बताएंगे कि ये लिंग जो है क्या कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन कौन सा है और कारक तथा उसका अन्य पदों से इन पदों से क्या संबंध है, ये बताना ही पद परिचय कहलाता है। अब जैसे एक मैंने जो है ये वाक्य लिखा है, रमेश फुटबॉल से खेलता है। अब इसके अंदर जो है रमेश के नीचे भी अंडरलाइन की हुई है, फुटबॉल से खेलता है इसके नीचे भी अंडरलाइन है, फुटबॉल से इसके नीचे अलग है और खेलता है के नीचे अलग है। तो रमेश जो है शब्द क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति के नाम के विषय में जब हम बात करते हैं तो रमेश जो है वो व्यक्ति है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब इसको हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों कहा, जब आपको पता है कि ये जो है क्योंकि हमें पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये नाम है, ठीक है,
ये व्यक्ति का नाम होने के कारण ये बन गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके बारे में बताएंगे कि ये पद का जो है लिंग क्या है। अब रमेश क्या है, लड़के का नाम है, क्योंकि यहाँ पर खेलता है लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और इसके बाद जब है, और ये क्या है, वचन क्या है। अब यहाँ पर वचन के विषय में भी बताना है, तो यहाँ पर वचन जो है, क्योंकि रमेश खेलता है, एक अकेला है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये वचन जो है एक वचन है। एक वचन है। और साथ में ये क्या है, कारक बताना है। अब हमने इसके विषय में ये कारक बताना है कि ये कारक कौन सा है। अब रमेश क्या कर रहा है, खेल रहा है, खेलता है, किससे, फुटबॉल से खेलता है। तो यहाँ पर कारक जो है वो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर कर्ता कारक, क्योंकि रमेश जो है खेलने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ होगा कर्ता कारक। तो बच्चों इस तरीके से इस एक रमेश का, इस एक अकेले रमेश का जो है ये परिचय है कि ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग है, यह व्यक्ति एक वचन है, और यह जो है उसका कारक है, कर्ता कारक है। तो ऐसे बच्चों हर एक शब्द का फुटबॉल से, और फुटबॉल क्या है, यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब से खेलता है, से लगने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्ण कारक हो जाएगा। खेलता है क्या है, क्रिया है, और क्रिया है तो कौन सी क्रिया है, यहाँ पर जो इसके विषय में हम क्या बताएंगे, ये क्रिया का कौन सा रूप है, सामान्य क्रिया है। अब खेलता है, यहाँ पर जो है, यहाँ इसकी मुख्य क्रिया बन जाएगी, और इसमें जो है हम काल भी बताएंगे। वचन जो हो जाएगा एक वचन, और पुल्लिंग, और काल जो हो जाएगा यहाँ पर वर्तमान काल, खेलता है। तो इनके सबके विषय में हमें पढ़ने से पहले जो है हमें ये जानना ज़रूरी है कि आप बचपन से जो है जो परिभाषाएं पढ़ते आ रहे हैं, जो सुनते आ रहे हैं, जो लर्न की है, तो आप ये मानकर चलिए कि पद परिचय को पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट क्लास से जो पढ़ा, आपने 8th क्लास तक जो पढ़ाई पढ़ी है, उस सब को एक तरह से रिवाइज करना होगा। अर्थात आप लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये शब्दों के विषय में दोबारा से एक बार जो है इसको फिर से रिवाइज करना होगा। तो हमें जो है वापस वहीं घूम कर आना पड़ेगा। तो पहले हम जानेंगे कि पद जो हैं होते कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों पद जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी पद और दूसरा होता है अविकारी पद। ये विकारी पद जो होते हैं, विकारी का अर्थ होता है जिसमें कि परिवर्तन हो जाए, जिसमें कि विकार उत्पन्न हो, यानी कि बदलाव हो, तो वो क्या होते हैं, विकारी पद होते हैं। तो विकारी पद जो हैं वो कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब संज्ञा जो है इसके अंदर जो है क्या हो जाता है, परिवर्तन आता है। सर्वनाम शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है, विशेषण में भी होता है, क्रिया में भी होता है। तो जिन शब्दों के अंदर बदलाव हो, लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार जो परिवर्तित हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं या विकारी पद कहलाते हैं। और अविकारी जहाँ जो कि लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कहीं भी कोई परिवर्तन ना लेकर आए या किसी प्रकार का उनमें कोई परिवर्तन ना हो, तो वो अविकारी पद कहलाते हैं। तो अविकारी पद कौन कौन से हुए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। ये 5 जो हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 जो हैं अविकारी पद हैं जिनमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो हैं ये विकारी पद हैं, इनमें परिवर्तन होता है। अब हम जानेंगे सबसे पहले कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों हम फिर से उसी परिभाषा को पढ़ रहे हैं जो कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी, उसको देखेंगे हम कि आप सबको याद होगी वो वाली परिभाषा, और आज तक भी आप रटे हुए होंगे सभी बच्चे, कि संज्ञा किसे कहते हैं,
तो आप हमेशा एक ही रटी रटाई लाइन जो है हमेशा बोल जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरीके से आप सभी बच्चे जो हैं ये जल्दी से इस लाइन को याद किए हुए होते हैं और बता देते हैं। तो परिभाषा यही है बच्चों कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का परिचय या बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश नाम है, कुर्सी, मेज ये वस्तु है, दिल्ली ये क्या है, स्थान का नाम है, और ईमानदारी, बुढ़ापा आदि ये क्या है, भाव हैं। तो जो शब्द जो हैं जिनसे कि हमें ये ज्ञान हो कि वो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी भाव का परिचय दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं जिनको कि आप द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की भी परिभाषा आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्राणी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या स्थान का नाम आ जाए तो ऑब्वियसली वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे मोहन, सोहन ये नाम हैं, रोहतक, दिल्ली ये स्थान के नाम हैं, रामायण, गीता ये भी पुस्तकों के नाम हैं। ठीक है, वस्तु जो है पुस्तकें होती हैं तो पुस्तकों के नाम हैं, ये सब जो है क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब अगला जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है कि जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराएं उन्हें हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, हाथी, गाय, देश, नदी ये सब क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब यहाँ पर गाय शब्द है, जैसे गाय दूध देती है, अगर हमने यहाँ पर लिखा गाय दूध देती हैं तो जितने भी गाय हैं सभी जो हैं गाय के बारे में बात की गई है, किसी एक अकेली गाय का नाम नहीं लिया गया। तो गाय जो है उसमें पूरी जाति आ जाती है। तो यहाँ पर जो है, अब अगर कोई ये पूछे कि गाय के नीचे अंडरलाइन है तो इसके विषय में आप लोगों को परिचय देना है। तो गाय के लिए आप क्या बताएंगे, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अब आपको पता है बच्चों कि गाय जो है दूध देती है, ये जातिवाचक संज्ञा, और दूध देती है तो इसे अंडरस्टूड है गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हम इसके विषय में लिख देंगे ये स्त्रीलिंग। और उसके बाद हम बताएंगे इसका वचन, क्योंकि गाय दूध देती है एक गाय के विषय में है तो हम यहाँ क्या बना देंगे, क्या लिखेंगे इसका वचन, एक वचन। और गाय जो है दूध देती है तो ये कारक कौन सा हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है, तो आप लोग बच्चों ये देखो, अगर मान लो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ ये लिखा था गाय दूध देती है, तो पूरी एक गाय के अंदर पूरी जाति का बोध होता है। कुत्ता ईमानदार होता है, कुत्ता वफादार होता है, वो भी जातिवाचक के अंदर आ जाता है। अगर मैंने यहाँ पर ये लिख देती कि इसका नाम लिख दूं मैं, कामधेनु, कामधेनु गाय दूध देती है। अब कामधेनु के नीचे अंडरलाइन है तो कामधेनु नाम है गाय का, तो ये बन जाएगी फिर व्यक्तिवाचक बन जाएगी। नाम अगर आ जाता है तो ये व्यक्तिवाचक कहलाना शुरू हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर खाली ये होता है कि गाय, अगर सिर्फ गाय के विषय में बात की जाए तो यहाँ पर जो है जातिवाचक हो जाएगा, और अगर हम कामधेनु नाम लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक बन जाएगा। अब जैसे गीता एक पवित्र ग्रंथ है, अब गीता जो है यहाँ पर हमने लिखा गीता एक पवित्र ग्रंथ है, तो गीता जो है पुस्तक का नाम है, तो नाम आया इस कारण से इसको जो है हम क्या कहेंगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर जातिवाचक नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास नाम है, ये कहलाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और लिंग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, वचन एक वचन, और ये एक पवित्र ग्रंथ है तो यहाँ पर जो है गीता के विषय में है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है,
तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों को पहचान करनी है कि हम उसका परिचय जब देंगे तो उस परिचय में उसका भेद बताना है, उस भेद के साथ उसका लिंग बताना है, उसका वचन बताना है और उसका कारक बताना है आप लोगों ने पद परिचय के अंदर। और इसके पश्चात जातिवाचक के बाद जो है हमारा आता है जातिवाचक के जो 2 उपभेद हमने किए थे पीछे मैंने बताए थे। तो जातिवाचक के उपभेद हो गए द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जो है कोई भी पदार्थ या धातु आ जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लकड़ी आदि। ये लकड़ी जो है पदार्थ में आ गई। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये लोहा, ये सब हो जाती हैं धातुएं। और समूहवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक संज्ञा में कोई समुदाय या समूह, जैसे सभा, कक्षा, झुंड, दल, टुकड़ी, भीड़ आदि, ये सब जो हैं समूह में, यानी एक ग्रुप के अंदर जब कोई चीज़ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव या भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर जो है भाववाचक लंबा से जो है इसकी भाववाचक संज्ञा बनाई गई लंबाई। तो लंबा या चौड़ा, ये शब्द, बूढ़ा, ये होते हैं विशेषण, और विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो लंबा लंबाई, चौड़ा चौड़ाई, बूढ़ा बूढ़ापा, बूढ़ा से बच्चा से बचपन, आशा निराशा, मित्रता सहायता, प्रशंसा निंदा, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। और ये भाववाचक संज्ञाएं जो हैं जब भी कभी हमारे सामने आती हैं तो हम उसके नीचे अगर अंडरलाइन है तो हम लिख देते हैं ये भाववाचक संज्ञा है, फिर उसका लिंग बताते हैं, फिर उसका वचन और उसका कारक बताएंगे। अब बच्चों अगर इससे पहले मैं आपको वाक्य करवाऊं तो मैं ये बता दूं कि हिंदी भाषा में जो लिंग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको भी मालूम है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यानी पुरुष जाति का जो बोध कराए वो पुल्लिंग है और स्त्री जाति का जो बोध करवाए वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो हिंदी में 2 ही प्रकार के लिंग हैं। वचन जो है वो भी 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसमें भी आपने वचन जो है अगर एक से अधिक है तो वो बहुवचन बन जाएगा, अगर एक ही व्यक्ति के विषय में या एक ही चीज़ के विषय में बात की गई है तो वो एक वचन कहलाएगा। तो इसमें एक वचन और बहुवचन, ये 2 प्रकार के वचन आ जाते हैं। कारक, अगर हम कारक की बात करें तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। तो इसके साथ जो है विभक्ति या प्रसर्ग लगे होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से। बहुत से बच्चे जो हैं इसको बड़ी जल्दी जल्दी बोल जाते हैं कि कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, इस प्रकार से जो है बच्चों ने रट रखा होता है। तो आप सभी बच्चे जो हैं इसको आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन इसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी कारक लगाएंगे तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा प्रसर्ग उसके साथ लगा हुआ है, प्रसर्ग या विभक्ति। तो ये जो होते हैं ना, कर्ता ने, को, से, के लिए, ये सारे प्रसर्ग कहलाते हैं, इनको प्रसर्ग या विभक्ति बोलते हैं। तो कर्ता ने, तो यहाँ पर जो है जैसे सोहन ने खाना खाया, कभी कभी यहाँ पर जो है ने नहीं लगा होता। अगर हम यहाँ पर वर्तमान काल की बात करें कि सोहन खाना खाता है, तो यहाँ पर जो है ने नहीं लगा हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि ने लगा हुआ हो, लेकिन अंडरस्टूड है कि सोहन खाना खाता है, इसका मतलब सोहन करता है, यानी कि वो खाने का कार्य कर रहा है। सोहन खाता है तो यानी कि कहने का अर्थ है कि सोहन जो है वो कर्ता कारक है। तो सोहन ने खाना खाया या सोहन खाना खाता है, ये जो है कर्ता कारक कहलाते हैं, जहाँ पर भी कर्ता जो है कार्य क्रिया कर रहा है। उसके बाद है कर्म को, जैसे राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर जो है राम ने, यहाँ पर तो हो गया ये कर्ता कारक, रावण को मारा, को जो है किसके लिए आ गया, यानी कि कर्म को, कर्ता ने कर्म को, यानी राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर को जो है वो क्या है, कर्म है। जैसे अब यहाँ पर को भी कई बार नहीं लगा होता, जैसे कि सोहन फल खाता है, तो अब सोहन जो है करता है, वो क्या खा रहा है, फल खा रहा है। तो फल जो है वो क्या है, वो चीज़ है जिसका जो है वस्तु के ऊपर जो है प्रभाव पड़ रहा है। जिस वस्तु के ऊपर प्रभाव पड़ता है कर्ता का, क्रिया का,
तो वो क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। तो यहाँ पर जो है कर्ता ने कर्म को, यानी कि राम ने रावण को मारा। सोहन फल खाता है, तो उसमें फल जो है यानी कि फल को खाता है। अब को नहीं लगा हुआ तो, लेकिन अंडरस्टूड है कि वहाँ पर जो है को होगा ही होगा, तो यानी फल को खाता है तो वो कहलाएगा कर्म कारक। करण कारक, करण से का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर जो है जब कर्ता अपने कार्य की सिद्धि जिस चीज़ के द्वारा करता है, यानी अपने कार्य को पूरा किस साधन के द्वारा कर रहा है, वो करण कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पर बाण से मारा यानी कि राम ने रावण को मारने के लिए किस साधन का प्रयोग किया, बाण का। तो बाण से मारा यानी कि ये साधन, ये उसके कार्य की सिद्धि का एक प्रतीक है। तो यहाँ पर बाण से जो है वो क्या कहलाएगा, करण कारक। अब ये भी कह सकते हैं कि राम बस से जयपुर गया। तो राम ने जाने के लिए किस साधन को अपनाया, बस को अपनाया। राम रेलगाड़ी से जयपुर गया, तो रेलगाड़ी से जिस चीज़ से वो जा रहा है वो क्या कहला रही है, वो उसका साधन है, उसकी कार्य की सिद्धि का। तो राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पर क्या हो गया, करण कारक। संप्रदान के लिए, यानी कि यहाँ पर कोई भी कार्य अगर किसी के लिए कुछ किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। किसी के लिए कुछ किया जाने का अर्थ क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पर ये देखना होता है कि देने का भाव है या नहीं। जहाँ पर देने का भाव होता है वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे धनी ने भिखारी के लिए या धनी ने भिखारी को वस्त्र दिए, यहाँ पर देने का भाव है। तो जहाँ पर देने का भाव हो या किसी के लिए कुछ किए जाने का भाव होता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो धनी ने भिखारी के लिए या भिखारी को वस्त्र दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। या फिर अगर हम ये कह सकते हैं कि राजा ने गरीबों को कंबल बांटे। अब यहाँ पर बांटना भी जो है वो क्या है, देने के ही अर्थ में आता है। अपादान कारक, अपादान कारक का होता है से, यानी कि जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से अलग होती है, जहाँ पर अलग होने का भाव होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। अलग होने का भाव कैसे, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से जो है अलग होकर पत्ते नीचे गिर रहे हैं, तो यहाँ पर अलग होने का भाव से ये क्या हो जाएगा, से। यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है, दोनों में अंतर बच्चों ये देखा जाता है कि जहाँ कार्य की सिद्धि हो रही है वहाँ तो करण कारक हो जाएगा, और जहाँ कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है वहाँ अपादान कारक हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर कहा था कि राम बस से जयपुर जाता है, ठीक है, और यहाँ पर मैं कहती हूँ कि राम बस से जयपुर से दिल्ली जाता है। अब जहाँ पर से लगा हुआ है, बस से लगा हुआ है, वहाँ पर तो करण कारक बन जाएगा। और जहाँ दिल्ली से जयपुर जाता है तो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान से, एक स्थान की तरफ से वह दूसरे स्थान के से अलग हो रहा है, तो वहाँ पर दिल्ली से जयपुर जाता है, वहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। यानी कि एक इधर से तो वो बस जो है वो क्या है, साधन बनी हुई है, तो वहाँ पर करण कारक है। दिल्ली से जयपुर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाना, वो एक जगह से दूसरी जगह का अलग होना दर्शाता है, तो वहाँ पर जो हो जाएगा अपादान कारक। संबंध कारक, का के की रा रे री, यानी कि रा रे री का मतलब होता है मेरा, मेरे, मेरी, ऐसे ही का के की। अब मोहन की माताजी अध्यापिका हैं। अब यहाँ पर जो है मोहन की, मोहन के पिताजी डॉक्टर हैं, के आ जाएगा, ठीक है। मोहन की बहन दिल्ली रहती है, तो भी की आ जाएगा। तो का के की, जहाँ पर मोहन का भाई भी डॉक्टर है तो का आ गया। तो इसी प्रकार जो है भाई यह साइकिल मेरी है, तो रा रे री जो है इस प्रकार से आ जाते हैं और संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक जो होता है में, पर, जहाँ पर भी में और पर जो हैं ये प्रसर्ग लगे हों वो पहचान हो जाती है, ये अधिकरण कारक है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जैसे मछली जल में रहती है, तो में जो है वो क्या आ जाता है, अधिकरण कारक। मेज पर पुस्तक रखी है, पर, में और पर ये दोनों आ जाएं जहाँ पर, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है।
संबोधन में हे अरे, यानी कि हम जब किसी को बुला रहे होते हैं तो हम उसे अरे करके या हे करके बुलाते हैं। जैसे हे राम, भगवान को पुकारते हैं, हे राम मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। तो यहाँ पर जो है हे राम, राम को पुकारा जा रहा है, तो यहाँ पर मेरी मदद करो, यहाँ वो क्या कहलाएगा, संबोधन कहलाता है। अब हम उदाहरण ले रहे हैं कि हम इनसे कैसे पहचानें, क्योंकि अभी तक हमने केवल संज्ञा का किया है। तो पहले पहचानेंगे कि हम शब्द, मैंने कुछ एक वाक्य आपके लिए लिखे हैं जिनसे कि पता चल जाएगा। जैसे शीला खाना खाती है। अब इसका व्याकरणिक परिचय देना है, यानी कि इसका पद परिचय देना है शीला शब्द का, केवल शीला जिसके नीचे अंडरलाइन है। तो शीला क्या है, नाम है, और ये नाम क्या कहलाते हैं, जहाँ पर व्यक्ति विशेष का नाम होता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। शीला किसका नाम है, खाना खाती है, वो स्त्री का नाम है, तो ये बन जाएगा लिंग इसका स्त्रीलिंग। और वचन जो है वो एक अकेली है, खाना खाती है, तो हम क्या लगा देंगे, एक वचन। और काम क्या कर रही है, वो खाना खाने का काम कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये कर्ता कारक। अगला है जैसे कुत्ता वफादार एवं स्वामी भक्त होता है। तो कुत्ता जो है इसमें पूरी जाति आ जाती है, तो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं कहती ना कि मेरा टॉमी वफादार और स्वामी भक्त है, तो वहाँ पर टॉमी जो है नाम आ जाता, तो वहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता। लेकिन अब यहाँ पर कुत्ता है, तो यानी पूरी कुत्ता जाति जो है उसके लिए कहा गया है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, कुत्ता पुल्लिंग हो गया, और वचन एक वचन, यहाँ पर कर्ता कारक स्वामी भक्त होता है। अगला है आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। सोना, अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी कोई पदार्थ या धातु होती हैं वहाँ वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, तो ये सोना जो है वो धातु है। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अब महंगा हो गया है, यानी कि अंडरस्टूड है कि ये जो है किसके लिए लगाया गया है, सोना, यानी सोना जो है वो लिंग में क्या दिखाई दे रहा है, पुल्लिंग। तो यहाँ आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा पुल्लिंग और एक वचन। यहाँ पर ये सोना जो है एक वचन में ही गिना जाता है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे थोड़ा हो, लेकिन हम उसको एक ही वचन में गिनते हैं, और कर्ता कारक है। कक्षा में सभी बच्चे शोर कर रहे थे। कक्षा, अभी पीछे हमने पढ़ा था दल, टुकड़ी, समूह, समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा इसमें कक्षा है। और कक्षा में सभी बच्चे शोर कर रहे थे, तो यहाँ पर कक्षा जो है वो किसका बोध कराती है, स्त्री का बोध कराती है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। वचन जो है वो एक वचन ही रहेगा, भले ही उस कक्षा में बहुत सारे बच्चे हों, लेकिन वो एक झुंड है, एक इकट्ठा दल है, तो उसको हम कक्षा को एक वचन मानते हैं। अब यहाँ पर हम कर्ता कारक नहीं लगाएंगे, क्योंकि कर्ता तो बच्चे हैं जो शोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर कक्षा क्या है, कक्षा के साथ में लगा हुआ है, तो आपने बच्चों कारक जो है, इसीलिए मैंने आपको पहले बताए हैं कि कारकों का अर्थ है कि आपको पता चल जाए कि किस शब्द के साथ जो है क्या प्रसर्ग लगा हुआ है, कौन सा प्रसर्ग लगा हुआ है। तो इसके साथ प्रसर्ग है में, तो कक्षा में, तो में पर जहाँ आ जाता है वहाँ अधिकरण कारक होता है, तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक है। ईमानदारी एक सर्वोत्तम गुण है। ईमानदारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन और कर्ता कारक है, क्योंकि ईमानदार से ईमानदारी बनी, ईमानदार तो गुण हो जाएगा और ईमानदारी जो है वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, तो यहाँ पर ये है भाववाचक संज्ञा। और ईमानदारी ई की मात्रा ये जो है स्त्रीलिंग का बोध करा रही है, वचन जो है एक वचन और कारक जो है वो कर्ता कारक कहलाएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में तो अभी हमने केवल संज्ञा तक किया है कि संज्ञा संज्ञा के भेद। अगले में हम करेंगे सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इससे जो भी अधिक बन पड़ेगा वो मैं करवाने की आपको कोशिश करूँगी। तो आशा करती हूँ कि अभी इतना जितना मैंने आपको करवाया है ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा आप पहचानने लग गए होंगे, या आपको पहचान में आ जाएगी कि कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है और संज्ञा के कौन से भेद से जुड़ा हुआ है, और किस प्रकार से आपने उसके लिंग और उसके वचन और उसके कारक के विषय में बताना है। इस वीडियो को आप एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। अगर फिर भी कहीं पर कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आए और किसी प्रकार का संशय हो तो आप कृपया करके कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँगी आपको। और अगली वीडियो में हम मिलेंगे सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के साथ पद परिचय में।
ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इस चैनल को आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।